खड़े हो करूँ जैसा अच्छा ये जॉइंट तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ की जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो वक्फ बिल लाई है उसके विरोध में ये जयपुर में एक प्रोग्राम हो रहा है। तो उस जॉइंट कमेटी के कन्वीनर जो है वो नाजिमुद्दीन साहब हैं, हाफिज मंजूर साहब जमीयतुल उलमा हिंद से हैं, सदीक साहब जमीयतुल उलमा हिंद से हैं, मुस्लिम फोरम से हाजी सईद साहब हैं, ये एडवोकेट शाहिद नकवी साहब हैं, वक्फ बोर्ड के मेंबर भी हैं, बार काउंसिल के मेंबर भी हैं, वेलफेयर पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट वकार साहब हैं, मुस्लिम तेली पंचायत के अध्यक्ष लतीफ आरको साहब हैं, मैं डॉक्टर शाहबुद्दीन खान हूँ, SDPI का वर्किंग प्रेसिडेंट स्टेट का, वो उधर इलियास कुरैशी साहब हैं। तो मैं नाजिमुद्दीन साहब को दावत दूंगा कि आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो भी मकसद है क्यों की जा रही है वो आप एड्रेस करें। नाजिमुद्दीन साहब। सबसे पहले तो मैं आप सभी साथियों का आज की प्रेस वार्ता में आपका इस्तकबाल करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको मालूम है कि केंद्र सरकार अगस्त के महीने में वक्फ अमेंडमेंट बिल उसने पेश किया। पार्लियामेंट के अंदर उसका विरोध हुआ, पार्लियामेंट के बाहर भी पूरे देश में विरोध हुआ, मुस्लिम संगठनों ने भी विरोध किया और भी इंसाफ पसंद लोगों ने भी उसका विरोध किया है और बराबर उसका विरोध अभी भी विरोध जारी है। पार्लियामेंट में जो विरोध हुआ बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से केंद्र सरकार ने या पार्लियामेंट में ये डिसीजन हुआ कि उसको जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया उस बिल को। और वो बिल जो कि जिसके बारे में ये बात आपको मालूम है कि 1995 में जो एक्ट बना हुआ है वक्फ के बारे में, उसमें जो अमेंडमेंट्स किए हैं उस सिलसिले में वो बिल है, जिसमें ऑब्जेक्शन है या जो चीज़ें हैं जिसका जो विरोध जिस वजह से किया जा रहा है, हमारे साथ ही बताएंगे। हमारे वक्फ बोर्ड के मेंबर भी हैं, शाहिद हसन साहब एडवोकेट यहाँ मौजूद हैं, हाफिज मंजूर अली साहब हैं, सब हम बताएंगे। लेकिन एक बात जरूर कहते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा, वो ये सबसे बड़ी बात और सबसे बुनियादी बात जो इसका विरोध हो रहा है वो ये है, केंद्र सरकार की नीयत जब पहले से एक्ट मौजूद है वो सफिशिएंट है और उसी के मुताबिक चीज़ें हो रही हैं, तो अब ऐसे इन हालात में केंद्र सरकार को इस नए बिल को लाने की क्या ज़रूरत पेश आ गई। तो उस सरकार की मंशा और उसमें किए गए जो संशोधन हैं उससे साफ तौर पर सरकार की मंशा नज़र आ रही है कि सरकार क्या चाहती है, किस तरह से इंटरफेयर करके वक्फ औकाफ में वक्फ की जायदादों के सिलसिले में। एक बात जो हमारा सबसे बड़ा विरोध है वो ये है कि इस बिल में जो अमेंडमेंट किए जा रहे हैं वो संविधान जो सभी मज़ाहिब के लोगों को, सभी वर्गों को अपने मज़हब पर आज़ादी अमल करने की आज़ादी देता है, इंस्टीट्यूट बनाने की आज़ादी देता है, इदारे बनाने की आज़ादी देता है और उस पर अमल करने की आज़ादी देता है, उसमें सीधे सीधे ये इंटरफेयर किया जा रहा है, उसमें मुदाखलत की जा रही है। और वहीं इस तरह की चीज़ें उसमें प्रावधान शामिल किए जा रहे हैं कि जिससे वक्फ की जो जायदादें पूरे मुल्क में फैली हुई हैं उसमें तरमीम करके, उसमें परिवर्तन करके, संशोधन करके सरकार उसमें मुदाखलत का रास्ता और उसको खुर्द करना चाहती है। हमारा विरोध इसीलिए है, पूरे मुल्क में इसीलिए विरोध किया जा रहा है। हम जयपुर से यहाँ सभी संगठन जिसमें बड़े बड़े तमाम संगठन मौजूद हैं, जमात इस्लामी हिंद है, जमीयत उलमा हिंद है और वेलफेयर पार्टी है, SDPI है, हमारे आयम खानी समाज है, कुरैशियान बरादरी से जो संगठन बने हुए हैं वो हैं, मंसूरी पंचायत और तेली पंचायत के और भी विभिन्न संगठन, जिसमें करीब 25-30 संगठनों के लोग जो इस कमेटी में, जॉइंट कमेटी में, सब ने मिलकर एक नाम दिया है, जॉइंट कमेटी तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़। हम किसी एक संगठन के नाम से प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं, बल्कि सभी संगठनों का ये संयुक्त प्रोग्राम और संयुक्त ये पैगाम हम देना चाहते हैं जयपुर की ज़मीन से केंद्र सरकार को, पार्लियामेंट को, JPC को। और आपको मालूम है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पदाधिकारी भी इसमें भी शरीक होंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आवाज़ पर तमाम पूरे देश से जो राय भेजी गई, जो मशवरे दिए गए और इसको रिजेक्ट करने के बारे में जो राय दी गई, करीब 5 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों ने इस बारे में अपनी राय भेजी है। और अब एक दूसरा मरहला ये है कि लोगों में, पूरी जनता में बेदारी लाने के लिए और सरकार को आगाह करने के लिए जगह जगह पर ये जो प्रोग्राम किए जा रहे हैं देश में,
उसी का हिस्सा है ये प्रोग्राम भी, जो जॉइंट कमेटी तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ और तमाम संगठनों के साथ मिलकर के इस प्रोग्राम को किया जा रहा है। 10 नवंबर को ये प्रोग्राम होगा, 10 नवंबर की शाम को प्रोग्राम होगा, एमबी रोड पर हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं। और आपको ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें जेपीसी के नुमाइंदों को भी, संगठनों के पदाधिकारी भी दिल्ली से भी आएंगे, उनको भी बुला रहे हैं हम, इसमें शरीक होंगे, जो इसमें अपना वक्तव्य देंगे। और यहाँ के भी जो संगठनों के पदाधिकारी हैं वो भी इसमें अपनी बात रखेंगे। मैं इसी उम्मीद के साथ कि आपका भरपूर सहयोग रहेगा और हम सब मिलकर के जयपुर से बहुत अच्छा पैगाम इस बिल के विरोध में ये बात कहने के लिए, किसी भी सूरत में हमें ये वक्फ अमेंडमेंट बिल मंजूर नहीं है, ये पैगाम उस दिन हम एक प्रस्ताव पारित करना चाहते हैं। आपसे भी पूरी सहयोग की उम्मीद है। यही बात कहते हुए और फिर आपका एक बार शुक्रिया अदा करते हुए मैं अपनी बात रोकता हूँ। अब मैं एडवोकेट शाहिद हसन साहब से गुजारिश करूँगा कि आप जो है वो मैं शाहिद हसन एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट हूँ हाई कोर्ट के अंदर, बार काउंसिल का मेंबर हूँ और बार काउंसिल के मेंबर की हैसियत से वक्फ बोर्ड का इलेक्टेड मेंबर भी मैं हूँ। कि मैं सिर्फ कानूनी बातें करूँगा। नाजिम साहब ने डिटेल में बताया कि साहब ये हम लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, जो मीटिंग कर रहे हैं इस सिलसिले में है। अब इस कानूनी पहलू जो इस अमेंडेड एक्ट का ये है कि कोई भी कानून जो लाया जाता है वो उस कानून के बेटरमेंट के लिए लाया जाता है। पहली बार हम ये देख रहे हैं कि ऐसा कानून सरकार लाना चाहती है जो कि इस कानून वक्फ को कमज़ोर करने के लिए लाया जाता है। अभी क्या है कि देखिए वक्फ एक्ट के अंदर 113 सेक्शंस हैं, उसमें से 41 सेक्शन में ही सरकार अमेंडमेंट करना चाहती है। और हम लोगों ने जेपीसी के सामने अपना रिप्रेजेंटेशन दिया। राजनाथ वक्फ बोर्ड की तरफ से हम लोग गए थे, जेपीसी के सामने हमने अपना रिप्रेजेंटेशन दिया और उनको वहाँ बताया कि साहब ये कानून गलत क्यों है। देखिए ये जो सबसे कानून जो है उसमें जो पहले वक्फ एक्ट 1995 था, उससे पहले वक्फ एक्ट 1954 था। अब ये 2024 में जो कानून लेके आए हैं इसके अंदर इन्होंने वक्फ एक्ट का नाम ही बदल दिया है। वक्फ एक्ट के अंदर इन्होंने जो वर्ड एम्पावरमेंट, डेवलपमेंट ये जब जोड़ के पब्लिक को कंफ्यूज करने की बातें करते हैं कि साहब इसको वक्फ हम एम्पावर करेंगे, डेवलप करेंगे जबकि डेवलप नहीं करना, कोई एम्पावर नहीं करना, बल्कि इसको कमज़ोर करना है। दूसरी बात ये कि जो है इसमें वक्फ कौन कर सकता है, वक्फ प्रॉपर्टी क्या है। वक्फ प्रॉपर्टी जैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले, हाई कोर्ट के फैसले सारे ही हो चुके हैं कि वन से वक्फ ऑलवेज ही वक्फ। एक बार जो वक्फ हो गया वो वक्फ ही रहेगा, उस वक्फ को विड्रॉ नहीं कर सकते, ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, बेच नहीं सकते। तो ये देखिए ऐसा है कि उस वक्फ को ही ये डेफिनेशन को ये लोग बदल रहे हैं। वक्फ में ये था कि पहले ये था कि एनी पर्सन मे डोनेट हिज प्रॉपर्टी फॉर रिलीजियस पर्पज। तो एनी पर्सन में हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, सभी शामिल थे। पहले वक्फ के अंदर राजा महाराजाओं ने भी, नवाबों ने भी, किंग ने भी, सबने वक्फ को डोनेट किया है। अब इन्होंने ये कर दिया कि साहब एनी पर्सन प्रैक्टिसिंग इस्लाम फॉर द लास्ट 5 ईयर, कि जो आदमी 5 साल से मुसलमान है वही वक्फ कर सकता है। तो इसका मतलब ये हमारा जो सेकुलर ढांचा इस कॉन्स्टिट्यूशन का है, इसको ये नष्ट करना चाहते हैं और इसमें ये करना चाहते हैं मुसलमान ही वक्फ कर सकता है बस। तो इसलिए ये जो हमारा विरोध इसलिए भी है कि सब कोई भी आदमी वक्फ कर सकता है। मुसलमान हिंदू मंदिर को भी डोनेट कर सकता है, हिंदू वक्फ मस्जिद को भी डोनेट कर सकता है। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो ये जो 5 साल वाली बात कंडीशन लेके आए वो बहुत गलत है। इसके अलावा देखिए ये जो एक लेके आए हैं कि साहब जो है वक्फ बाय यूज़र, सेक्शन 3R जो वक्फ एक्ट का था 95 का, उसमें ये थे कि बाय यूज़र वो वक्फ प्रॉपर्टी होती थी। उस यूज़र वर्ड को ये लोग ख़त्म कर रहे हैं। यूज़र वर्ड को ख़त्म करके ये कहते हैं कि साहब आपको ये साबित करना पड़ेगा कि साहब ये वक्फ प्रॉपर्टी रही है। अब कोई भी दरगाह है, कब्रिस्तान है, मस्जिद है, मुर्दे दफन होते हैं, कब्रिस्तान है इसलिए वक्फ है। दरगाह के अंदर जो कि फातिहा पढ़ी जाती है इसलिए वक्फ है। खानका है, वहाँ पे लोग बैठते हैं, डिस्कशन करते हैं इसलिए वक्फ है। मस्जिद में लोग नमाज़ पढ़ते हैं इसलिए वक्फ है। अब ये देखिए ऐसा है कि वक्फ बाय यूज़र की इसको ये ख़त्म करना चाह रहे हैं। इसके अलावा देखिए कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड जो है, जो बोर्ड वक्फ बोर्ड किस तरह से बनेगा उस चीज़ को भी ख़त्म करना चाहते हैं। उसमें ये लोग ये कह रहे हैं कि ऐसा कंपलसरी उसमें 2 गैर मुस्लिम मेंबर भी होंगे। और इसमें जो 3 चीज़ें थी कि मुस्लिम MP, मुसलमान MLA, मुसलमान बार काउंसिलर, इस चीज़ को मुस्लिम वर्ड हटा के इन्होंने सिर्फ जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और मेंबर ऑफ बार काउंसिल वर्ड कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि उसके अंदर बोर्ड में कोई भी मुसलमान बार काउंसिलर, कोई भी गैर मुस्लिम बार काउंसिलर, गैर मुस्लिम MLA, गैर मुस्लिम MP उसमें आ सकता है। तो अब ये देखिए प्रॉपर्टी तो है मुसलमानों की,
वक्फ प्रॉपर्टी अल्लाह की प्रॉपर्टी है और उसको मैनेज करने का जो अधिकार है, वक्फ बोर्ड का जो अधिकार है, वो ये गैर मुस्लिमों को देने जा रहे हैं। उसमें ये होगा कि क्योंकि अक्सरियत उसमें गैर मुस्लिम की हो जाएगी, इसलिए जो है हमारा एतराज़ इसके ऊपर भी है। दूसरा ये है कि जो वक्फ रजिस्ट्रेशन का जो तरीका है, वो तरीका भी ये पहले बदल रहा है। पहले जो है जो रजिस्ट्रेशन का जो काम होता था वो रजिस्ट्रार के जरिए होता था। जो वक्फ का जो काम होता था वो जो है वो सर्वे करता था, सर्वे कमिश्नर उसको होते थे। वो सर्वे कमिश्नर होने के बाद में और उसका नोटिफिकेशन वक्फ बोर्ड में दर्ज होता था, फिर वक्फ बोर्ड नोटिफिकेशन का होता था। उसको बदल के अब ये लोग क्या कर रहे हैं कि साहब उसको कलेक्टर का पावर दे रहे हैं, सारे पावर कलेक्टर को दे रहे हैं। कलेक्टर ही डिसाइड करेगा कि साहब वक्फ प्रॉपर्टी है या नहीं इस चीज़। इसी तरह से ट्रिब्यूनल जो वक्फ ट्रिब्यूनल होता था उसको भी ये कमज़ोर कर रहे हैं। इसी तरह से और भी जो चीज़ें हैं अमेंडमेंट 41 अमेंडमेंट जो लेके आए हैं वो सब अमेंडमेंट कराते हैं। देखिए ऐसा है कि संविधान जो है आर्टिकल 25 ये कहता है इसमें फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, हर एक आदमी को अपने धर्म की स्वतंत्रता है। तो इसलिए चाहे हर एक आदमी आर्टिकल 25 का ये वॉयलेशन कर रहे हैं। इसके अलावा आर्टिकल 25 जो फंडामेंटल राइट का है वो ये कहता है कि हर एक आदमी को अपने एवरी पर्सन हैव ए राइट टू मैनेज इन ओन अफेयर, मतलब अपने मामला को अपने तरीके से हल करने का अधिकार जो है वो आर्टिकल 26 देता है। तो ये आर्टिकल 25 का वायलेशन है, 26 का वायलेशन है, जो फंडामेंटल राइट है उसका वायलेशन है। आर्टिकल 15 जो है वो कहता है कि धर्म के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, तो ये डिस्क्रिमिनेशन करने भी जा रहे हैं, धर्म के आधार पर भी डिस्क्रिमिनेशन करने जा रहे हैं। और सारी जो अमेंडमेंट भी लेके आए वो सारी वक्फ प्रॉपर्टीज़ को कमज़ोर करने के लिए लेके जा रहे हैं। इसलिए क्या है 31 मेंबर की जो JPC है वो इसकी जांच कर रही है, इसकी पड़ताल कर रही है, इसका मसौदा तैयार कर रही है। हमने JPC के सामने भी प्रशासन वक्फ बोर्ड की तरफ से अपना मसौदा पेश किया है, हमने ऑब्जेक्शंस पेश किए कि साहब ये क्यों गलत है। हर एक हमने सेक्शन वाइज जैसे मसौदा पेश किया है, ऑब्जेक्शन पेश किए कि ताकि ये क्यों गलत है। तो ये सारे सेक्शन जो है ये गलत है। इसलिए जो है ये ज्वाइंट जो वकाफ कमेटी जो बनाई उसमें ज्वाइंट कमेटी आपकी उसमें मैं भी मेम्बर हूँ। हम लोग जो है 10 तारीख को इसके लिए मीटिंग करने जा रहे हैं और जो है इसमें मतलब पब्लिक को बताएंगे अवेयरनेस उसके लिए वक्त की भी नुकसानदेह। आप लोग आए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे गुजारिश करूँगा कि आप खिलाफ हैं वो तो हमारे वकील साहब हैं और इस कॉन्फ्रेंस का जो मकसद है उस पर नाज़िमुद्दीन साहब ने रोशनी डाली। इसमें 2-3 चीज़ें बुनियादी हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये डायरेक्ट फंडामेंटल राइट्स का जो है वायलेशन है। दूसरी चीज़ जो इसमें बुनियादी खराबी है, बुनियादी जो है परेशानी है और हमारे JPC को जो सुपुर्द किया गया है, तो हमारे जो हुकूमत में बैठे हुए लोग हैं उनको इतना सब्र नहीं है कि वो JPC की रिपोर्ट आ जाए, पार्लियामेंट में पेश हो जाए, उसके बाद कुछ इसके ऊपर करें। और ये काम कानून मंत्री का है कि वो कानून कोई बना रहा है या कानून में तब्दीली कर रहा है, तो उसके बारे में कुछ कहना और उसको बारे में कमेंट करना ये आमतौर पर कानून मंत्री का हक है। लेकिन हमारे गृह मंत्री जी जो है इससे पहले कि JPC रिपोर्ट आए वो कह चुके हैं कि साहब आइंदा पार्लियामेंट का जो सेशन होने जा रहा है उसके अंदर जो है हम वक्फ अमेंडमेंट बिल लाएंगे। इससे उनकी नीयत का साफ अंदाज़ा होता है कि उनकी नीयत सही नहीं है और वो एन के एन प्रकारण जो है इस बिल को जो है वो पास कराना चाहते हैं। तीसरी चीज़ जो जिसकी तरफ खासतौर से इशारा किया गया और तीसरा जो मिसगाइड किया जा रहा है वो मिसगाइड ये किया जा रहा है कि साहब इसमें लेडीज़ को एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है, जबकि ऑलरेडी जो है राजस्थान वक्फ बोर्ड के अंदर बहुत सारे दूसरे बोर्ड्स के अंदर जो है लेडीज़ को रिप्रेजेंटेशन बाकायदा दिया जा रहा है। तो इस कुल मिलाकर के ये है कि जो सरकार की नीयत है वो साफ नहीं है। और जैसा कि वकील साहब ने कहा कि नाम तो ये दिया जा रहा है कि हम एम्पावर करना चाहते हैं, वक्फ बोर्ड को जो है बेहतर करना चाहते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि जितने भी प्रावधान किए जा रहे हैं उससे वक्फ बिल मजबूत नहीं होगा, कमज़ोर होगा। और लास्ट वन ये है कि अगर आप मुसलमानों के फलाह बहबूद के लिए कुछ बेहतर करना चाहते हैं तो आप ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है या मुस्लिम तंजीमें जो है उनसे कंसल्ट करते और कंसल्ट करने के बाद जो है आप उसको पार्लियामेंट में लेकर के आते। लेकिन किसी से कंसल्ट किया नहीं, आपने डायरेक्ट जो है उसको आदत के मुताबिक जो है वो पार्लियामेंट में पेश कर दिया और आप बज़िद हैं कि उसको हम पास करवा के रहेंगे। अगर ये होता है तो जैसा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऐलान कर चुका है कि अगर सरकार अपने इस कदम से बाज नहीं आती है तो चाहे हमें सड़कों पर उतरना पड़े इसके खिलाफ एहतजाज करने के लिए, फिर मुस्लिम कम्युनिटी अपने दूसरे इंसाफ पसंद बिरादरान वतन को लेकर के अगर ज़रूरत पड़ी तो मैदान में भी उतर सकती है। मैं बहुत सारी बातें इस पर ऑलरेडी पहले आ चुकी हैं।
जैसा कि हमारे सीनियर एडवोकेट शाहिद हसन साहब ने भी कहा, जो बोर्ड के मेंबर हैं और उसको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इसी तरह मैं भी गुज़िश्ता 30 साल से बोर्ड की पैरवी कर रहा हूँ, बोर्ड के मुकदमात को देख रहा हूँ, और इस सेक्शन के ऊपर भी जो इस अमेंडमेंट के ऊपर भी जो हमने रिपोर्ट तैयार करी थी, तो सबने साथ बैठ के तैयार करी। उसमें हमें कोई सेक्शन ऐसा नज़र नहीं आता जिससे ये लगता हो कि हाँ इस सेक्शन के अमेंडमेंट से वक्फ एक्ट को ये फ़ायदा होता है। आप बात कहते हैं कि हम वक्फ अमेंडमेंट को इम्प्रूव करना चाहते हैं, और जहां ऑलरेडी वक्फ अमेंडमेंट के अंदर ये प्रोविजन था कि कोई शख्स अगर वक्फ प्रॉपर्टी को शेयर करता है तो उसको 2 साल की सजा का प्रोविजन है, उसको आपने रिड्यूस करके 6 महीने कर दिया। रिड्यूस करके आप क्या हिंट देना चाहते हैं कि मतलब जो लोग बेईमानी करते हैं वो होते हैं? बहुत सारे तरीके थे। अगर नीयत साफ होती, इरादा नेक होता, तो इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट हो सकते थे जो जिससे बोर्ड को फायदा होता और एक्ट को फायदा होता। इसमें जितने भी इंप्रूवमेंट्स, जितने भी आपने अमेंडमेंट किए हैं, आप किसी भी एक अमेंडमेंट को देख लीजिए, उसको ये साथ कोई भी आप में से कोई भी शख्स या कोई भी आदमी बताए कि साहब इससे बोर्ड को ये फायदा होगा, हम उसको तस्लीम करेंगे दिल से। लेकिन यहाँ कोई फायदा नहीं होता। आपने प्रोपेगेंडा क्या है कि साहब वक्फ बोर्ड जो है वो प्रॉपर्टीज पर कब्जा कर लेता है। हम आप चैनल के माध्यम से पूछना चाहते हैं या सरकार से पूछना चाहते हैं कि क्या सरकार ने जो प्रॉपर्टी है खुद 1945 में सर्वे करके, गजट नोटिफिकेशन 1965 में करके, और फिर वक्फ बोर्ड का गठन किया था, फिर वक्फ बोर्ड को सर्वे फार्म और गजट नोटिफिकेशन दोनों वक्फ बोर्ड को दिए थे, और ये कहा था कि आज के बाद में ये प्रॉपर्टियों की हिफाजत आप करेंगे। क्या उन प्रॉपर्टियों के बारे में आज 80 साल बाद में, 73 साल बाद में सरकार वापस जांच करना चाहती है? तो किस किस चीज की आप जांच करना चाहते हैं वापस, ये भी आप आज ही बता दें। जो प्रॉपर्टियां आपने खुद ने वक्फ बोर्ड को दी हैं, उनको अब आप भाई यूजर के हेड से हटा के उसको ये जानना कहते हैं कि साहब जो कब्रिस्तान है, शाही जामा मस्जिद कहाँ से आई, घाटगेट का कब्रिस्तान कहाँ से आया, आपके चांदपुर का कब्रिस्तान कहाँ से आया? दी देन स्टेट की दी हुई प्रॉपर्टीज हैं, 1899 की प्रॉपर्टीज हैं। आज शास्त्री नगर का जो कब्रिस्तान है, ये पहले चांदपुर महिला चिकित्सालय पे हुआ करता था। इन सब के डॉक्यूमेंट्स आपके सामने मौजूद हैं। फिर उसके बावजूद ये कहना कि साहब वक्फ बोर्ड जो है भूमाफिया है और प्रॉपर्टीज पे कब्जा कर लेता है। कोई एक प्रॉपर्टी ऐसी बताए सरकार, कब्जा तो लोग करते हैं, पर कोई एक प्रॉपर्टी ऐसी बताए सरकार जो सरकार ने 65 में नहीं दी हो और बोर्ड ने दर्ज कर ली हो और बोर्ड में उसके पास में कागजात दी हो। 67 के बाद में जो बोर्ड प्रॉपर्टी दर्ज करता है उसके मालिकाना डॉक्यूमेंट्स बोर्ड के सामने आते हैं तो दर्ज होती है। उसके बावजूद भी बोर्ड का तरीका ये है कि बोर्ड जब कोई प्रॉपर्टी उसके पास में दर्ज होने के लिए आती है तो बोर्ड उसको अपने लेवल पे इंस्पेक्शन करता है कि इस पर कोई डिस्प्यूट तो नहीं है, कोई झगड़ा तो नहीं है, ये किसी और की प्रॉपर्टी तो नहीं है। उसके बाद में जब टाइटल क्लियर होता है तो बोर्ड की उसको अपने यहाँ 26 के अंदर 37 के अंदर दर्ज करता है। तो एंटायर जो अमेंडमेंट है वक्फ एक्ट के ऊपर, ये सिर्फ ये दिखाने के लिए है कि साहब हम मुसलमानों को नुकसान पहुंचाएंगे, ये उनके वोटरों को हिंट देने के लिए है। इस बात से उनका वोट बढ़ता है और वो यही काम कर रहे हैं। उनका इरादा किसी भी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करने का नहीं है, बल्कि ये मैसेज देने का है कि साहब हम सीए बिल लेके आएंगे, जो मुसलमान ज़्यादा है उनको निकालेंगे, जो बगैर तरीके आगे उनको 370 हटाएंगे, हम वहाँ भी मुसलमानों को समेट के रखेंगे, हम वक्फ बोर्ड भी समेटेंगे। तो आप ये मैसेज देके हिंदू मुस्लिम को एक मैसेज देके और आप अपना वोट बैंक बढ़ाना चाहते हो। आपका कोई इरादा, सरकार का कोई इरादा वक्फ एक्ट को मजबूत करने का नहीं है। तमाम मुस्लिम तंजीमें इस वक्फ एक्ट का सख्त विरोध करती हैं। इसको हम अभी तक तो आपके सामने हैं, 10 तारीख को हम एक कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जो आपके सामने इस तरफ है, और फिर भी अगर कुछ बात नहीं होता है तो हम सड़क पर उतरेंगे। रिजल्ट की हमें कोई परवाह नहीं है, जो होगा वो मंजूर। देखिए, पूरे जयपुर शहर में इसके लिए दावत दी जा रही है। मतलब जो सुनने के हिसाब से शहर के जो लोग हैं वो तो बड़ी संख्या में आएंगे, आप मालूम है आपको। और संगठनों के बारे में मैंने आपको बताया, बल्कि हमने संगठनों की और नामों की लिस्ट भी शायद आपको उसके साथ में प्रेस नोट के साथ आपको दी है। उससे आपको मालूम हुआ कि इस जॉइंट कमेटी तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ में कौन कौन से संगठन और प्रतिनिधि शामिल हैं। रही बात इसकी कि इसमें जो वक्ता होंगे, इसमें हमारी कोशिश जो अभी तक बात हो चुकी है, फाइनल नाम हो गए वो भी मैं बता देता हूँ, और हम कोशिश कर रहे हैं 1-2 दिन में और नाम फाइनल हो जाएंगे। इसको देखिए, सैयद सादतुल्लाह हुसैनी साहब हैं जो ऑल इंडिया मुस्लिम पसंदा बोर्ड के वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनका आना कन्फर्म है, वो आ रहे हैं। जमात इस्लामी हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं वो। मौलाना तौकीर रज़ा साहब इसमें शरीक होंगे। मुहिबुल्लाह नदवी साहब जो जेपीसी के मेंबर भी हैं वो आ रहे हैं। मलिक मोहतसिम खान साहब हैं जो जमात इस्लामी हिंद के वाइस प्रेसिडेंट हैं। और मोहम्मद अदीब साहब
जो राज्यसभा पूर्व मेंबर हैं राज्यसभा के, आपके हमारी कोशिश हो रही है, बात हो रही है, हमें उम्मीद है, जो लोग जिस उम्मीद पर हम कोशिश साथियों से बात कर रहे हैं हजरात से, हज़रत मौलाना अबुल कासिम नौमानी साहब जो दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम हैं, हमारी उनसे भी हमने दरख्वास्त की है और भी कई लोगों से की है। हमारी कोशिश है कि JPC के सरवर चिश्ती साहब आएंगे, आपके मौलाना फजलुर रहीम मुजद्दिदी साहब जो पर्सनल बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी हैं वो भी शरीक रहेंगे इसमें। डॉक्टर कासिम रसूल इलियास साहब जो स्पोक्स पर्सन हैं पर्सनल बोर्ड के, वो भी इसमें आएंगे। इस तरह से हमारी कोशिश है, हम प्रयास कर रहे हैं कि संजय सिंह जिनका ताल्लुक आप पार्टी से और JPC के मेंबर भी हैं वो भी आ जाएं, उनको भी हम बुलाने की हम कोशिश कर रहे हैं। इस तरह से अभी तक जितने नाम फाइनल हो गए हैं मैं आपको बताए हैं, और भी जैसी जैसी सूचना आएगी हम आपको बताते रहेंगे। राजस्थान के जो हमारे जिम्मेदार लोग हैं, तंजीमों के जिम्मेदार लोग हैं, वो सब होंगे। अजमेर की नुमाइंदगी भी होगी और यहाँ भी सभी समाजों की, सभी तंजीमों की जिम्मेदारों की भी इसमें नुमाइंदगी रहेगी। सर, अगर सरकार नहीं मानती है आप लोगों की मांगे, आप लोगों की सुझाव, तो फिर अगला स्टैंड आप लोगों का क्या रहेगा? देखिए, अभी JPC को 5 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने बिल्कुल रिजेक्ट करने की बात के लिए सिफारिशात की। JPC और लोगों को भी सुन रही है, बोर्डों को भी सुन रही है, स्टेट बोर्ड्स को सुन रही है, संगठनों को सुन रही है। JPC जो भी सिफारिश करेगी पार्लियामेंट में जाएगी। हम पार्लियामेंट पे कह रहे हैं कि पार्लियामेंट इसको पास ना करे। JPC भी अच्छी सिफारिशात करें, पार्लियामेंट से हम ये मुतालबा कर रहे हैं और उस दिन हम प्रस्ताव पारित करेंगे कि पार्लियामेंट इसको मंजूर ना करे। अगर इसके खिलाफ फैसला होता है तो जाहिर है कि सब संगठन मिलकर के सामूहिक रूप से जमहूरी तरीके से हम उसका विरोध करेंगे, और इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड जो फैसला करेगा, सभी संगठन मिलकर जो भी फैसला करेंगे हम सब उसमें साथ होंगे, और हम सब उसके साथ उसमें जो भी चीज़ें तय होंगी जमहूरी और कानूनी तरीके से हम उसके विरोध में भरपूर तरीके